अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं हूं ऋचा शर्मा, आप देख रहे हैं परचम। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज हम इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करने वाले हैं। जब हमारा डेली सीए सेशन हुआ था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आज ये सेशन आने वाला है। तो चलिए, इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 2024 के हाईलाइट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए समझिए, इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आपका देश इकोनॉमिकली कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी इकोनॉमी अलग अलग सेक्टर में किस तरह से बिहेव कर रही है, या उसने प्रीवियसली अभी कैसा परफॉर्म किया और आगे के प्रोजेक्शंस क्या हैं, यानी आगे किस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया एज अ कंट्री अलग अलग सेक्टर्स में परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होता है। कौन बनाता है? नहीं, फिनेंस मिनिस्टर नहीं बनाते हैं इसको। कौन बनाता है देखेंगे। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया फिनेंस मिनिस्टर में, उसमें क्या क्या हाईलाइट्स थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ अ डिटेल डॉक्यूमेंट। पूरा डॉक्यूमेंट आप PIB से रेफर कर सकते हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये बेस्ट सोर्स है। यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है अलग अलग चैप्टर में दिया जाता है। सो हर एक चैप्टर के जो की हाईलाइट्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी बच्चे आंसर राइटिंग वाले एग्जाम देते हैं, जिनमें मेंस होता है, आंसर राइटिंग होती है, आप ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे PIB से पढ़ के जाएंगे, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा डेटा आपको यहाँ से मिलता है जिससे आप अपने आंसर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंडिया अलग अलग सेक्टर में, वो कृषि हो, ये वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, वो ऑटोमोबाइल्स हो, अलग अलग क्षेत्र में कैसे कर रहा है और फ्यूचर के क्या प्रोजेक्शंस हैं, या हम किस तरह से विजन कर रहे हैं इंडिया को ग्रो करने की। ये सब कौन से डॉक्यूमेंट से आइडिया लगता है, एक नटशेल कहाँ से मिलता है हमें? इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट से मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए, सर्वे है यानी अलग अलग क्षेत्रों में हमारा प्रदर्शन कैसा रहा और उस प्रदर्शन के बेसिस पे ही हम आगे का फोरकास्ट कर सकते हैं। सो वन डे एग्जामिनेशन के लिहाज से ये जो सेशन है जिसमें हम हाईलाइट्स डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी रहेगा मेरे ओपिनियन में। तो पहले हम सारे हाईलाइट्स लेंगे, लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन बन किस तरह से सकते हैं। लेकिन जो मेंस आंसर राइटिंग करने वाले बच्चे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस PIB के डॉक्यूमेंट को देखोगे। आप स्टेट PCS दे रहे हो, आप UPSC दे रहे हो, यू विल बी रेफरिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, और कहीं से रेफर करने की कोई नीड नहीं है। आप एक सिंगल पॉइंट सोर्स को ले सकते हो। ऑल दो लेट मी टेल यू, आई हैव टोल्ड पायल मैम कि वो आपका एक डिटेल सेशन ले लेंगी इसके ऊपर। सो लेट अस सी इफ शी इज एबल टू ब्रिंग इट टुमारो। तो एक डिटेल सेशन मेंस वाले बच्चों के लिहाज से भी हम कल परचम पे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हाईलाइट्स आज हम कवर कर रहे हैं। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, इनफैक्ट आप मेंस भी देने वाले हो, तो यहाँ से बेस बिल्डिंग कीजिए, फिर आप डिटेल सेशन देख सकते हो। ठीक है, सो इज दिस सेशन यूजफुल फॉर ABCDE एनी एग्जामिनेशन? येस, ऑल एग्जामिनेशंस। ऑन दिस नोट लेट अस गेट स्टार्टेड, और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कौन इस सर्वे को कंडक्ट करते हैं, कौन इसे रिलीज करते हैं, कब से कंडक्ट किया जा रहा है, और फिर हम हाईलाइट्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, चलिए। सो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के हाईलाइट्स ये हैं कि निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 22 जुलाई को यानी कल इसको प्रेजेंट किया, इस इकोनॉमिक सर्वे को। कहाँ? लोकसभा के अंदर। लोकसभा में मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा और उसके अंदर ही बजट भी आज प्रेजेंट किया जा रहा है। सो उसी के तहत होगा, नहीं हो चुका है, मॉनसून सत्र चालू हो चुका और उसी के अंदर इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, और आज बजट सेशन भी है। तो हम बजट की हाईलाइट्स भी आपको कल परसों अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपको याद हो, 1 फरवरी को इंटरिम बजट आया था। इंटरिम बजट वाई? बिकॉज इलेक्शंस होने थे और इसलिए फुल फ्लेजेड बजट ना आकर के इंटरिम बजट पेश किया गया था, और आज हमारा प्रॉपर सालाना बजट आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है, हर साल आता है। ऐसा नहीं है कि जिस साल इलेक्शन होंगे तभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, नो। एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है अहेड ऑफ द बजट। यानी कि देखिए, बजट 23 जुलाई को आना है, राइट? तो उससे जस्ट एक दिन पहले 22 जुलाई को आया हमारा इकोनॉमिक सर्वे। और ये क्यों किया जाता है? टू रिव्यू द स्टेट ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है उसकी हालत कैसी है, किस एरिया में हम अच्छा कर रहे हैं, किस में बुरा कर रहे हैं। अलग अलग जो हमारे ग्राफ्स हैं वो हम देखेंगे, अलग अलग परसेंटेज ऑफ ग्रोथ या फिर डिक्लाइन हम देखेंगे। तो वो सारी हमारी जो हालत है इकोनॉमी की, इस इकोनॉमिक सर्वे से पता लगती है। हेल्थ ऑफ आवर इकोनॉमी इज गेज्ड फ्रॉम दिस। ओके, ये आपको स्टेटिस्टिकल और एनालिटिकल ओवरव्यू देता है इकोनॉमी का। सो आपके सामने सारे आंकड़े आ जाते हैं, आपके सामने सारा एनालिसिस आ जाता है, वेयर वी हैव डन हाउ। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे GDP ग्रोथ रेट हमारी क्या रही, इन्फ्लेशन के बारे में सारे आंकड़े आपको दे दिए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट, सेक्टोरल परफॉर्मेंस यानी अलग अलग सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, हेल्थ, एजुकेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड बजट डेफिसिट्स।
ये कुछ एरियाज यहाँ पे हमने लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे और एरियाज होते हैं जिनके बारे में इकोनॉमिक सर्वे आपको बता देता है पारदर्शिता से, यानी ट्रांसपेरेंसी से। क्लियर? ओके, नाउ मेन पर्पस क्या है इकोनॉमिक सर्वे लाने का, क्लियर हो गया? इतनी बातों में समझ में आ गया होगा। फिर भी देख लीजिए कि भाई बेनिफिट किसको मिलता है। ये आंकड़े अगर हम सामने लाते हैं, स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस हम सामने लाते हैं, तो इससे कौन क्या करेगा? ऑफ कोर्स पॉलिसी मेकर्स हैं, बिजनेस मैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरकार है, ये सब इन्हीं के बेसिस पे तो डिसाइड करती है कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, कहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कहाँ कम काम करने की ज़रूरत है। आप पॉलिसी मेकर हो, आपके पास डेटा ही नहीं है, तो पॉलिसीज़ किसके बेसिस पे बनाएंगे? आप बिजनेसमैन हो, आपको पता चलेगा अच्छा ये सेक्टर के अंदर बूम आ रहा है और इंडिया भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल लॉजिस्टिक्स में बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो आप इन्वेस्ट करोगे उस क्षेत्र के अंदर। और अगर आप पब्लिक आम जनता को पता चलता है हमारे देश की क्या हालत चल रही है, राइट? सो इस तरह के कुछ पर्पसेस हैं जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स हमारी इकोनॉमी के बता देता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि इस इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे आप 10 साल का आंकड़ा लगा लोगे, नहीं, आप 10 साल के प्रोजेक्शंस नहीं लगा सकते, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म के प्रोजेक्शंस लगा सकते हो कि अगले आने वाले 1-2 साल में भारत किस दिशा की ओर बढ़ रहा होगा। क्लियर? चलिए, अब कौन बनाता है इकोनॉमिक सर्वे? फिनेंस मिनिस्टर नहीं बनाते, वो सिर्फ प्रेजेंट करने का काम करते हैं लोकसभा में। इसको बनाया जाता है इकोनॉमिक डिवीजन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के अंडर में आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। लेकिन ये जब बनाया जाता है इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट, तो किसका सुपरविजन होता है? हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुपरविजन में बनता है। किसके सुपरविजन में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुपरविजन में बनता है। और कौन है अभी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? वी अनंत नागेश्वरन जी, नाम याद रखिएगा। वी अनंत नागेश्वरन जी हैं जिनके सुपरविजन में इस बार का इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट बना है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे जो किया गया था, उस समय ना बजट से अलग नहीं किया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि इकोनॉमिक सर्वे अलग प्रेजेंट हो रहा है, बजट अलग प्रेजेंट हो रहा है, एक साथ ही होता था। तो पहला इकोनॉमिक सर्वे जब एग्जिस्टेंस में आया तो 1950-51 का समय था। 1950-51 के अंदर हमारा पहला इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट किया गया और वो बजट डॉक्यूमेंट का ही हिस्सा होता था, राइट? अलग कब से करने लगे हम? 1960s से एक सेपरेट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाने लग गया, जो कि इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट होता है और बजट अलग से प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर है? तो ये साल ध्यान रखेंगे, 1950-51, 1950, 1951। सो फार सो गुड, ऑल राइट। चलिए आ जाइए, अब हम चलेंगे हाइलाइट्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के पॉइंटर्स की तरफ। यहाँ जो आपको डेटा दिखेगा उसमें हमने PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, काफ़ी सारे जो भी मेजर आपको दिखते हैं रिलायबल सोर्सेज, वहाँ से डेटा ले लिया गया है। यू कैन रिलाई ऑन इट। फिर भी आई टोल्ड यू वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है? फाइनल डेटा का डिटेल जो भी आपको पॉइंटर्स चाहिए, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। हाइलाइट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी है, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, और इस स्लाइड पे जो भी कुछ लिखा है सुपर इंपॉर्टेंट है, जहां आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है मैं बताते चलूंगी। इंडिया का जो रियल GDP है वो किस परसेंटेज से ग्रो किया इन फाइनेंशियल ईयर 24? सो इट ग्रू बाय 8.2%, बाय 8.2%। सो फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर इंडिया का जो रियल GDP है वो 8.2% से ग्रो किया, ये इकोनॉमिक सर्वे बताता है। ये सारी फाइंडिंग्स इकोनॉमिक सर्वे की हैं, ठीक है। अब इंडिया का जो रियल GDP ग्रोथ करंट फिस्कल ईयर में, यानी फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलिए, फिस्कल ईयर 25 में, 24-25 चल रहा है ना, ये 23-24 की बात है। देखिए FY 23-24 लिखिए या FY 24 लिखिए, एक ही बात होती है। तो जब हम FY 24 लिखते हैं मतलब 2023-24 में इंडिया का GDP, रियल GDP किस रेट से ग्रो किया? 8.2% से ग्रो किया। अब अगर हम FY 25 लिख रहे हैं यानी 2024-25 में हमारा जो GDP है, रियल GDP ग्रोथ कितनी एक्सपेक्टेड है, लाइकली है कि हम अचीव करेंगे? 6.5 to 7%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राधा। सो इस करंट फिस्कल ईयर में एक्सपेक्टेड है कि हम 6.5 to 7% की GDP ग्रोथ अचीव करेंगे। ऑल्दो पूरी दुनिया भर में ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं इस चक्कर में, तो ऐसे में ग्रो कर पाना अपने GDP को इस रेट से इज़ अ कमेंडेबल टास्क वी वुड से। ठीक है, तो इंडिया इस टर्म्स में सही कर रहा है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो जा रहा है वो ठीक जा रहा है, कंसिडरिंग कि दुनिया में कई जगह जंग छिड़ी हुई है, कई तरह के चैलेंजेस आ रखे हैं, फिर भी अगर हम इतना ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इतना हमने अचीव किया है, सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। ठीक है, चलिए।
सो 8.2% फिजिकल ईयर 24 में एंड फिजिकल ईयर 25 में 6.5 to 7%, ये डेटा याद रखना है आपको। आरबीआई ने फोरकास्ट किया है, ये तो इकोनॉमिक सर्वे का आ गया। अब देखो अलग अलग बॉडीज हैं जो फोरकास्ट करती है। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने फोरकास्ट किया है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होगा फिजिकल ईयर 25 में वो 7.2% होगा। इकोनॉमिक सर्वे का क्या स्पेकुलेशन आया, 6.5 से 7%। आरबीआई ने क्या बोला, 7.2%। सिर्फ आरबीआई नहीं है, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ भी हैं जो भी पीछे नहीं हट रही, वो भी अपना डेटा देंगी। सो कुछ इंटरनेशनल या ग्लोबल एजेंसीज जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने क्या स्पेक्यूलेट किया है इंडिया की ग्रोथ रेट कैसी रहेगी करंट फिस्कल में। सो 7%। तो देखिए यहाँ पे फटाफट रिवाइज करते चलेंगे ताकि डेटा दिमाग में रुके। समझने की थोड़ी चीज़ें हैं, याद करने की ज़्यादा हैं, ठीक है। सो फिजिकल ईयर 24 में हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट परसेंटेज था वो कितना था, 8.2% था। करंट फिजिकल ईयर यानी फिजिकल 25 के अंदर हम कितना स्पेकुलेट कर रहे हैं, 6.5 to 7% कर रहे हैं। आरबीआई के हिसाब से 7.2 होगा, आईएमएफ और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से कितना होगा, 7% होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब एक और एस्पेक्ट देखें अगर हम, तो टैक्स कलेक्ट होता है इंडियन से, जैसे आई पे टैक्स, आपके पेरेंट्स टैक्स पे करते होंगे, अगर आप वर्किंग है आप टैक्स पे करते होंगे शायद। सो टोटल जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसका 55% जो था वो डायरेक्ट सोर्सेज से, यानी डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में है। जैसे इनकम टैक्स, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो टोटल टैक्स जो कलेक्ट हुआ है 2023-24 में या फिजिकल ईयर 24 में, उसका 55% डायरेक्ट टैक्सेस से था और रिमेनिंग 45% इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट हुआ, जैसे जीएसटीज एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये आंकड़े, ये वाली स्लाइड क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। नाउ व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट मैं बिल्कुल सिंपल आम भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये वन डे एग्जामिनेशन या बेस बिल्डिंग के लिए ये आपका वीडियो है, तो हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, है ना, कि आप क्या पढ़ रहे हैं और उसका मतलब क्या है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, देखिए डिफरेंस है ये, डेफिसिट यानी कमी, किस चीज़ की, सरकार ने कितनी स्पेंडिंग की और सरकार ने कितना अर्न किया। तो सरकार अर्न कैसे करता है, टैक्सेस से अर्न करता है, रेवेन्यू आते हैं, फॉरेन जब इन्वेस्टमेंट वगैरह आते हैं उनसे भी हम कमाते हैं, और हमारी जो स्पेंडिंग होती है अलग अलग पॉलिसीज प्रोग्राम्स के ऊपर हो रही है। तो जब इन दोनों के बीच में हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा है और अर्निंग कम है सरकार की, तो डेफिसिट होता है, राइट। ये डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा, मान लीजिए आपने इंटरनेशनल बोरोइंग्स ले रखी हैं, आपने उधार कर रखा है अंतर्राष्ट्रीय बॉडी से, तो भी आप डेफिसिट में रहोगे। तो एक हेल्दी इकोनॉमी, कोई भी ऐसा तो होता ही नहीं है कि हम पॉजिटिव की तरफ रहें, अधिकतर कंट्रीज डेफिसिट में रहते हैं, लेकिन ये डेफिसिट जितना कम होगा, यानी आपकी जो स्पेंडिंग है वो आपकी अर्निंग से जितनी कम डिफरेंस पे होंगी, उतना आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो अब ये कैसे एक्सप्रेस की जाती है, इट इज़ एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी आपका जो जीडीपी है उसके कितने प्रतिशत आप डेफिसिट में चल रहे हो। ओके, सो ये जितना कम परसेंटेज होगा उतना आपकी इकोनॉमी के लिए हेल्दी है, यानी कम से कम आपके पास उधार है, ऐसे समझ लीजिए, है ना, कमी आपके पास कम है। सो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपको ग्राफ नीचे आता हुआ दिख रहा है, राइट। मतलब ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, एक गुड इंडिकेटर है कि 2023-24 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 5.6% ऑफ जीडीपी पे अचीव हुआ, जबकि इससे पिछले साल 6.4% ऑफ जीडीपी था। तो फिस्कल डेफिसिट कम होना यानी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। सो अकॉर्डिंग टू द सर्वे, इंडिया फिस्कल कंसोलिडेशन पे है, जबकि कंसोलिडेशन यानी हमारा जो फिस्कल, हमारा जो ये जो गैप है हम इसको कम करने पे लगे हुए हैं, जबकि ग्लोबली ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये बढ़ता जा रहा है, ट्रेंड ऐसा है ग्लोबली, और हम उल्टा चल रहे हैं, वो अच्छी बात है। फिस्कल डेफिसिट 6.4% ऑफ जीडीपी, जो कि फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 से हमने इसको अचीव कर लिया है 5.6% फाइनेंशियल ईयर 24 में, यानी 23-24 वाला जो अभी हम डेटा देख रहे हैं वो पिछले साल के मुकाबले कम पे आ गया है फिस्कल डेफिसिट, 6.4 से 5.6% ऑफ जीडीपी, ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स रिजर्व्स, यानी कि जब कभी आप इंपोर्ट करोगे और आपके पास करेंसीज होनी चाहिए, फॉरेन करेंसीज, टू पे बैक फॉर दोज इंपोर्ट्स, है ना, जो भी आप खरीद रहे हो दूसरे देशों से, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए कितना सरप्लस पड़ा है, रुपया कितना पड़ा है देने के लिए, ऐसा समझिए, आम भाषा में ऐसे समझिए। तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जितने ज़्यादा होंगे, यानी आपको उधार लेके इंपोर्ट नहीं करने, इंपोर्ट समझते हैं, आपने किसी देश से कुछ खरीदा, आपको बदले में उनको पेमेंट तो करना पड़ेगा। अगर आपके पास रिजर्व्स पड़े हैं तो आप उनसे पेमेंट कर दोगे, आपके पास गोल्ड भी
हो सकता है, आपके पास करेंसी भी हो सकती है, एट्सेट्रा। नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं से उधार लेके फिर चुकाओगे। सो जितने ज़्यादा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होंगे उतनी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, राइट। तो अब हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए ये 2022-23 है, ये 23-24 है, आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है, यस। सो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिस्कल ईयर 23 में जहां 578.4 थे बिलियन यूएस डॉलर, वहीं बढ़कर के 646.4 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचे हैं। तो मोटा मोटा ट्रेंड आप ध्यान रखिएगा कि फिस्कल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हमने पॉजिटिव ट्रेंड शो किया है। और ये फिस्कल रिजर्व इतने हैं कि अगले 11 महीने 10-11 महीने तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है। यानी अगर कोई भी इंपोर्ट हम अगले 10-11 महीने में करते हैं तो हम उसको आसानी से पे कर सकते हैं। सो इंडिया हैज़ अ कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट। हमारी करेंसी भी ठीक वर्क कर रही है, स्टेबल है, बहुत वॉलेटाइल नहीं है कि इसके रेट बहुत टूट रहे हों। ओके, सो हमारा इंडियन रुपी भी ठीक बना हुआ है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी काफ़ी हैं। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स भी कहा जाता है। फॉरेन एक्स रिजर्व जो हमारे हैं, मार्च 2024 तक का ये डेटा है कि 11 महीने के प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स जो हम सोच रहे थे हम इंपोर्ट करेंगे, उनको मीट आउट करने के लिए काफ़ी था। इंडियन रुपी वन ऑफ द लीस्ट वॉलेटाइल करेंसी की तरह बना हुआ है, जबकि इसके बाकी आसपास की जो करेंसीज हैं वो बहुत उनके रेट्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो इंडियन रुपी इज स्टैंडिंग स्ट्रांग, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर स्टैंडिंग स्ट्रांग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंटर है वो रेमिटेंसेस से रिलेटेड है। रेमिटेंस क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा ना, कई सारे लोग इंडिया से दूसरे देशों में जाते हैं कमाई करने के लिए, अलग अलग जॉब्स लेते हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज देते हैं, मतलब वहाँ जा कर के रहते हैं और काम करते हैं। उनको उस कंट्री की करेंसी के अंदर पेमेंट मिलता होगा। मान लीजिए मैं दुबई में जा कर के टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे वहाँ पे पैसा मिल रहा है। अब वो मनी जो मैंने अर्न किया, अब मैं अपने घर वालों को भेज रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं जो अर्न मैंने किसी और कंट्री में किया है अमाउंट या पैसा, करेंसी, वो मैं अपने देश, अपने परिवार को भेज रही हूँ, बदले में मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। रेमिटेंस में आपको दो तरफा एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं अपनी अर्निंग किसी और देश की अपने देश में भेज रही होती हूँ, उसको कहा जाता है रेमिटेंसेस, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। सो ये क्या दिखाता है कि आपके बहुत सारे लोग एक्सपेट्रिएट्स, यानी आपके देश से निकल के अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे पैसा कमा के आप ही के देश में भेज रहे हैं। तो जितने रेमिटेंसेस आ रहे हैं उतनी आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, बिकॉज आपके पास पैसा आ रहा है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। तो रेमिटेंसेस इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया देखो टॉप पे है जी। ये बहुत सारे कंट्रीज से हमने कंपैरिजन कर रखा है। इंडिया के अगर आप रेमिटेंस देखेंगे 120 बिलियन यूएस डॉलर के रेमिटेंसेस, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जिस देश के अंदर आए हैं, यानी हमारे लोगों ने दूसरे देशों में जा जाकर बहुत पैसा कमाया और अपने देश में भेजा है। समझ में आ गई बात? सो रेमिटेंस टू इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का है, सर्विस एक्सपोर्ट के बाद। मान लीजिए हम कोई सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ यूएस के बच्चों को, मैं एक सर्विस दे रही हूँ और फिर पैसा आ रहा है, तो वो हो जाएगा सर्विस एक्सपोर्ट, ठीक है। आम भाषा में समझा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके। तो अगर हम किसी को सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में हम पैसा ले रहे हैं, तो वो सर्विस एक्सपोर्ट की हमने। लेकिन ये तो हो गया हमारे सबसे बड़ा सोर्स एक्सटर्नल फिनेंस देश में आने का। सबसे ज़्यादा सोर्स क्या है एक्सटर्नल फिनेंस देश में आने का? मटीरियल एक्सपोर्ट नहीं है, सर्विस एक्सपोर्ट है, ठीक है। और दूसरा लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है जिससे देश में पैसा आ रहा है दूसरे कंट्री से? रेमिटेंसेस से आ रहा है, ओके। एंड दे आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 3.7% इन 2024 एंड 4% इन 2025, यानी ये प्रोजेक्शन ऊपर ही जा रहा है। 2024 में हमारा जो पूरा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आ रही है देश में, वो किस रेट से ग्रो करेगी? 3.7% से ग्रो करेगी 2024 में और 4% से ग्रो करेगी रेमिटेंस 2025 के अंदर, ठीक है। ग्रोथ बताई जा रही है कि 3.5% की ग्रोथ है इस साल, 3.7% की ग्रोथ है इस साल, 4% की ग्रोथ होगी अगले साल। गॉट इट? चलिए, इंडिया का जो प्राइमरी सोर्स है रेमिटेंस का, अब भाई रेमिटेंस कौन से देशों से ज़्यादा आते हैं हमारे पास? तो सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से। जो देश हैं अरब कंट्रीज वगैरह हैं जहाँ पे ऑयल होता है, तो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में आता है। और 2023 की अगर हम बात करें तो 120 बिलियन यूएस डॉलर का रेमिटेंस भारत के अंदर आया। 2023 का डेटा है ये। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एमिग्रेंट पॉपुलेशन एंड इंडिया इज द टॉप रेमिटेंट रिसिपिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड,
ठीक है, किसी देश से अगर सबसे ज़्यादा लोग कहीं और जाके काम करते हैं तो वो भी भारत है, और सबसे ज़्यादा पैसा वो जो अपने देश में भेजते हैं तो वो भी भारत है। पॉपुलेशन इसका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस है, मेन रीजंस है, बिकॉज हमारी आबादी भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक और रीज़न है कि हमें बाहर जाकर के अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हमारे पास स्किल्ड लेबर अच्छी है तो हम दूसरे देशों में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने देश भेजते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट आम शब्दों में समझें तो महंगाई की दर, कितनी रेट से महंगाई बढ़ रही है। अब ये आप होलसेल इन्फ्लेशन पे भी बात करते हो, रिटेल इन्फ्लेशन पे भी बात करते हो, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं आम जनता को जो महंगाई फील होती है उस इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है। ठीक है, अभी तक क्लियर होता जा रहा है सब। चलिए, सो डिस्प्लाइट ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, अब देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस बहुत हुए, बिकॉज वॉर सिचुएशन चल रही है, सैंक्शंस लग रहे हैं, तो हम कहाँ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है कई बार। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्ट होने के बावजूद, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है ना, तो रशिया से रिलेटेड जो भी सप्लाई चेन थी वो अटकी हुई होगी। सो इसी तरह से इन डिस्ट्रप्शंस के बावजूद और वेदर कंडीशंस भी खराब, हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, अब हमारा तो अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ जाएगी, और इस बार वेदर पैटर्न्स बहुत अब्रप्ट थे तो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट दिखा है। लेकिन इन सब कंडीशंस के बावजूद डोमेस्टिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो था हमने मॉडरेट ही रखा है फिस्कल ईयर 2024 में, यानी महंगाई को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री। ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। अब यहाँ पे ना आकर ये मत करने लग जाएगा कि अच्छा मोदी सरकार की आप पैरवी कर रहे हो, कांग्रेस सरकार की आप पैरवी कर रहे हो, एक ओपन रैशनल आउटलुक से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपको करना है तो कीजिएगा। मैं एज अ ट्यूटर आपको सिर्फ गाइडलाइन दे सकती हूँ कि हर एक चीज़ को पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं देखेंगे हम, हमें एग्जामिनेशन में जो डेटा पता होना चाहिए, जो एग्जामिनर पूछेगा और जो हम लिखेंगे वो आप समझते चलिएगा। आफ्टर एवरेजिंग अराउंड 6.5% इन फिस्कल ईयर 23, ठीक है, तो इन्फ्लेशन रेट कितनी एवरेज आउट की, 6.7%, नॉट 5, 6.7% फिस्कल ईयर 2023 के अंदर इन्फ्लेशन रेट रही। रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ, ठीक है, जहां 2023 यानी 22-23 में जहां 6.7% एक एवरेज इन्फ्लेशन की रेट हमने देखी है, वहीं ये डिक्लाइन होके फिस्कल ईयर 24 यानी 23-24 में 5.4% पे आया। तो इन्फ्लेशन रेट फिस्कल ईयर 24 में क्या रही, 5.4%। डिक्लाइन हुई है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, महंगाई कम हुई है, ठीक है, एज पर द रिपोर्ट। इन्फ्लेशन रेट वाज लेस देन 6% इन 29 ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हमारे जो टोटल 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है मिला के, उनमें से 29 यानी 29 में इन्फ्लेशन की रेट को हमने 6 से कम ही रखा है। कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें इन्फ्लेशन रेट 6 को क्रॉस की है, और एज अ कंट्री ऑन द होल 5.4% फाइनेंशियल फिस्कल ईयर में ये हमने मेंटेन की है। अब ये तो हुआ, चलो अभी कैसा रहा, तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, फिस्कल ईयर 24 में हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना रहा, 5.4% का रहा। अब आरबीआई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि फिस्कल ईयर 25 में, ये तो 24 की कहानी हो गई, 25 में 4.5% इन्फ्लेशन होगा और फिस्कल ईयर 26 में 4.1% इन्फ्लेशन होगा। सो जहां 5.4 है 4.5 हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा। ये स्पेक्यूलेशंस हैं। इन्फ्लेशन रेट समझ में आया, महंगाई की दर, ये देखिएगा। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन रेट, यानी जब आप जाओगे दुकानों पे कुछ खरीदने के लिए तो वहाँ आपको महंगाई कितनी फील होगी, ये उसका चार्ट है। तो 2022-23 के अंदर 6.65 था, अब गिर के 5.36 यानी 5.4 बोल दिया हमने इसको राउंड ऑफ करके। क्लियर? चलिए देखिए, अभी तक हमने बात की रिटेल इन्फ्लेशन की। अगर आप दुकान पे जाते हो और वहाँ पे कोई भी सामान खरीदते हो तो आपको महंगाई कितनी फील हो रही है। अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं फूड प्राइसेस से रिलेटेड इन्फ्लेशन की। ओके, सो देखिए अभी पिछला जो समय गया है उसमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखे गए हैं, रिजर्वॉयर यानी हमारे पास चीज़ें रखने के लिए गोडाउन्स वगैरह की कमी रही है, क्रॉप डैमेज बहुत हुआ है, फार्म का आउटपुट इससे अफेक्ट हुआ है, और इसी का नतीजा है कि पिछले 2 सालों के अंदर हायर फूड प्राइसेस देखे गए हैं। सो फूड से रिलेटेड प्राइसेस के अंदर इजाफा देखा गया। फूड इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर जो फूड प्राइसेस फील करता है खरीदते टाइम, उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। फिस्कल ईयर 23 में 6.6% था, वो बढ़ करके 7.5% हो गया है। तो रिटेल इन्फ्लेशन सारी बातों में हमने देखा, वो अभी रेट्स एकदम ध्यान रखिएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो 5.4% फिस्कल ईयर 24 में हमको देखने को मिला, और यहीं पे अगर हम
किससे रिलेटेड? फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो 7.5% हमको फिस्कल ईयर 24 में देखने को मिला। अब कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स क्या होता है? एक तरीका है, मेजर है, जिससे कि हम रिटेल प्राइस ऑफ फूड आइटम जो कि इंसान कंज्यूम करता है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है, अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया है, आपके जो भी बाकी और की पॉइंट्स हैं वो एकदम समराइज फॉर्म में एक एक पॉइंटर डाल दिया है। तो मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े थे वो तो हमने देख लिए, इसके अलावा जो भी मेजर बातें होंगी वो हम पॉइंटर्स के तौर पे देखेंगे, सो दैट थिंग्स आर कंपेरेटिवली ईजियर फॉर यू टू असिमिलेट, दिमाग में रखना, स्टोर करना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आंसर करना आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाए, चीज़ें एक तरफ मिले। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है हमारी इकोनॉमी रेजिलिएंट है, यानी कि बाहर कुछ भी उथल पुथल हो रही है, ग्लोबल लेवल पे जितनी भी तकलीफें आ रही हैं, हमारी इकोनॉमी कोप कर रही है। ठीक है, आर इकोनॉमी इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। रेजिलियंस का मतलब होता है किसी दुख तकलीफ के बाद वापस खड़े होना, राइट। सो इंडिया का जो रियल जीडीपी है वो 8.2% से फिस्कल ईयर 24 में ग्रो हुआ, हमने देखा था, राइट। और इंडियन इकोनॉमी अगर आप पिछले 3 सालों में देखोगे ना तो 7% से ऊपर ही जीडीपी ग्रोथ हमारी दर्ज हुई है। सो स्टेबल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट डिमांड, ये सब हमारी बढ़ रही है, इसलिए इकोनॉमी हमारी ठीक चल रही है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो रोबस्ट हैं, यानी कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रॉन्ग चल रहा है, रोबस्ट है। और अभी हमने देखा ही था कि 11 महीने के हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हुए हैं और 98% ऑफ एक्सटर्नल डेट हमारी जो है उसको कवर करने लायक है। ठीक है, स्टेबल बैंकिंग सेक्टर, हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसा है? वो भी स्टेबल चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर स्टेलर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ ले रहा है, यानी जो पैसा आ रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं वो कम हैं, एसेट की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, तो बैंकिंग सेक्टर भी हमारा स्टेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में गिरावट आई है, यानी कि जो मेजर लेवल पे हम रिटेल इन्फ्लेशन या कोर इन्फ्लेशन की बात करें उसमें गिरावट आई, वो हमने देखा ही 5.4% फिस्कल ईयर 24 में आया है, राइट। और ये पेंडेमिक के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पे है अभी, यानी हमारे इन्फ्लेशन में महंगाई की दरों में काफ़ी गिरावट आई है। और क्यों ऐसा? क्योंकि आरबीआई ने पॉलिसी इंटरवेंशंस बहुत अच्छे किए, जिस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं उससे इन्फ्लेशन के अंदर ये फॉल देखने को मिला है। पॉजिटिव शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन आउटलुक, अब देखिए जो हमारा इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड है फर्दर डिक्लाइन होने के, हमने देखा था। तो हमारा जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है शॉर्ट टर्म का वो भी पॉजिटिव है कि आगे आने वाले 1-2 सालों के अंदर भी हम महंगाई के अंदर गिरावट और लेकर के आएंगे। अभी 5.4 है, इसको हम फिस्कल ईयर 25 में 4.5 और फिस्कल ईयर 26 में 4.1 पे लेकर के आएंगे। प्रोवाइडेड, अजम्पशन क्या है, प्रेमिस क्या है, यानी क्या मान करके हम ये आंकड़े ले रहे हैं? अगर नॉर्मल मानसून रहा और कोई एक्सटर्नल शॉक नहीं आ गया, ठीक है, मान लीजिए रिसेशन का दौर पूरे ग्लोबली जा रहा है तो इंडिया भी उसकी चपेट में आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, मानसून ही बहुत खराब हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों चीजें नहीं हुई तो डेफिनेटली हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया चल रही है कि न्यू इंडिया, नए भारत, विकसित भारत की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सो बॉटम अप रिफॉर्म्स हम लेके चल रहे हैं, यानी ग्रास रूट लेवल से और ऊपर तक हम सब चीज़ें इंप्रूव करना चाह रहे हैं, जॉब और स्किल क्रिएशन करना चाह रहे हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ग्रीन ट्रांजिशन भारत बहुत तेज़ी से कर रहा है, यानी रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है और इन इक्वालिटी को एड्रेस कर रहा है ताकि इनसे हम न्यू इंडिया की तरफ मूव कर पाएँ। एफडीआई इन्फ्लोज हमारे स्लो हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आता है वो स्लो है, यानी जो दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो कम हो रहा है। नेट एफडीआई इन्फ्लो में डिक्लाइन देखा गया है, फ्रॉम 42 बिलियन यूएस डॉलर फिस्कल ईयर 23 से ये गिर करके 26.5 बिलियन यूएस डॉलर फिस्कल ईयर 24 में हुए हैं। और ग्रॉस एफडीआई इन्फ्लो मॉडरेटिंग स्लाइटली, तो हमें एफडीआई इन्फ्लो के अंदर गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देशों में इंक्लूडिंग यूएस ये गिरावट आई है, हमने तो फिर थोड़ा कम गिरावट एक्सपीरियंस की है, बट यस ये एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर देखिएगा ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो ग्रो कर रही हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज हमारे पास प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लॉजिस्टिक प्रोग्राम्स हम लेके आ रहे हैं, तो नीड तो हमें एनर्जी की बढ़ती रहेगी। इंडिया की एनर्जी नीड्स प्रोजेक्ट की जा रही हैं कि 2047 तक 2047 तक 2 to 2.5 टाइम्स बढ़ेंगी। और अब ये बढ़ेंगी तो क्या हम नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएं, कोयले वगैरह की तरफ जाएं? नहीं, हम रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं, सोलर, विंड, वाटर, इन एनर्जीज की तरफ हम मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। सो हम रीन्यूएबल और
एनर्जी पे ध्यान लगा रहे हैं और एमिशंस को रिडक्शन करने पे ध्यान लगा रहे हैं। सेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो देखिए, अब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखिएगा। एग्रीकल्चर एनुअली 4.18% से ग्रो कर रहा है। अब ये जो सारे आंकड़े हैं ना, आंसर राइटिंग में ब्यूटी ऐड कर देते हैं। एक तो आप जनरली बात करो एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट आ रहा है, कितना आंकड़ा लिख दोगे आपको एक्स्ट्रा स्कोर मिल जाएगा वहीं पे, ठीक है। सो एग्रीकल्चर ग्रू बाय 4.18% एनुअली पिछले 5 सालों में। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री 9.5% से ग्रोथ दिखाई है इंडस्ट्री ने। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल जो फिस्कल ईयर 24 में कंट्रीब्यूशन रहा है सर्विस सेक्टर का, जैसे टीचिंग इज अ सर्विस, हेल्थ केयर इज अ सर्विस, सर्विस सेक्टर की बात करें तो 55% कंट्रीब्यूशन, ये ग्रोथ नहीं बोल रही हूँ मैं, कंट्रीब्यूशन रहा है सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी में फिस्कल ईयर 24 में। यहाँ ग्रोथ जो हुई है वो आप मुझे बताएंगे। चलिए थोड़ा सा होमवर्क दे दूं, अभी मैंने होमवर्क नहीं दिया सेशन में एक भी। सो सर्विस सेक्टर का फिस्कल ईयर 24 में कितना ग्रोथ हुआ है इन इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन, वो आप मुझे लिख के बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे हमने बोला एग्रीकल्चर 4.18% से बढ़ रहा है, इंडस्ट्री 9.5% से बढ़ी फिस्कल ईयर 24 में, ऐसे ही सर्विस सेक्टर कितने प्रतिशत से बढ़ा है फिस्कल ईयर 24 में, राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। टूरिज्म की हम बात कर लेते हैं तो 92 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइवल 2023 में देखे गए थे और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आ रहा है इसमें, यानी हर साल 43.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। टूरिज्म बढ़ाव पे है, बढ़ोतरी की तरफ है। देन देखिएगा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट कमिंग डेकेड्स में इंडिया बनने वाला है। इट इज पॉइज्ड टू इमर्ज, यानी इमर्ज होने वाला है एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट, राइट। और हमारा जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर सेकेंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया भर में आफ्टर चाइना, राइट। माइक्रो फाइनेंसिंग होती है छोटे छोटे लेवल पे जो फंडिंग होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएम स्वनिधि है, माइक्रो फाइनेंस है जिसमें आप 50,000 रुपए तक के लोन्स देते हो। तो ऐसे छोटे छोटे लोन से रिलेटेड स्कीम सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट है। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इस सर्वे के हिसाब से जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो डिक्लाइन हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 3.2% की गिरावट अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, बेरोजगारी के अंदर दर्ज की गई है। और अर्बन एरियाज की हम बात करें तो 6.7% की गिरावट अनएम्प्लॉयमेंट में आई है, यानी पॉजिटिव ट्रेंड है। सो ओवरऑल कितना ड्रॉप बताया गया है? 3.2% का अनएम्प्लॉयमेंट में ड्रॉप है। देन लेबर मार्केट की अगर हम बात करें तो देखो ईपीएफओ मेंबरशिप जो है वो डबल हुई है। ईपीएफओ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। सो जो प्रोविडेंट फंड मिलता है, पीएफ जो होता है ना, वो यहाँ पे रजिस्टर होता है, हर एक इंसान का अपना आईडी बना हुआ होता है। तो ये वही ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन पीएफ नहीं देती, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा होती है। आप फ्रीलांस काम कर रहे हो, पार्ट टाइम काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो, जहां पे आप रोल्स पे होते हो, ईपीएफओ के मेंबर आप बनाए जाते हो, तो उसके अंदर भी डबलिंग हुई है। सो यहाँ जो कंपैरिजन आप देख रहे हो फिस्कल ईयर 19 से देख रहे हो, फिस्कल ईयर 19 में जहां 61 समथिंग लाख लोग ही ईपीएफओ मेंबरशिप में थे, फिस्कल ईयर 24 में 131 लाख, यानी कि डबलिंग हुई है इस पूरे साल के दौरान। गिग वर्कफोर्स फ्रीलांसर्स होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, किसी चीज का काम कर रहे हैं, राइट। तो गिग वर्कफोर्स भी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड टू 2.35 करोड़ बाय 2930। तो ये वाले आंकड़े ओके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्ट्रांगली आपको ध्यान रखना है, 3.2% का ओवरऑल डिक्लाइन देखा गया अनएम्प्लॉयमेंट में। फिर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तेजी से ग्रो कर रहा है, लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ। ओके, भारत जो ग्रो करेगा तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं होगा तो भारत की रुकावट आ जाएगी ग्रोथ में। तो साइड बाय साइड लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं भारत के। वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, राइट, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और उस पर भारत का रैंक इंप्रूव हुआ है। जहां हम 2018 में 44th रैंक पे थे, वहीं हमारा रैंक 2023 में 38 पहुंचा है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया का रैंक क्या रहा लास्ट इंडेक्स के अंदर? 2023 में 38 रहा। नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो जिस पेस यानी स्पीड, जिस स्पीड से हमारे हाईवेज बन रहे हैं वो स्पीड काफ़ी बड़ी है। जहां हम 11.7 किलोमीटर पर डे हाईवेज बनाते थे 2014 में, आज 10 साल बाद 34 किलोमीटर पर डे हाईवेज का निर्माण हो रहा है। हाईवेज, नेशनल हाईवेज में भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज भी होते हैं, नेशनल हाईवेज भी होते हैं, फिर एक्सप्रेसवेज भी होते हैं। तो ये नेशनल हाईवेज की बात की जा रही है। हर दिन 34 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बन रहे हैं फिस्कल ईयर 24 में।
रेलवेज कैपेक्स की बात करें तो रेलवेज में पिछले 5 साल के अंदर 77% का इंक्रीमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लॉजिस्टिक्स में देखा गया है। और एयरप्लेन्स एयर मोड की बात करें तो 21 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको नई टर्मिनल बिल्डिंग मिली है। तो कहने का मतलब क्या है, नेशनल हाईवे बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हो रहा है, एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हो रहा है। तो यही लॉजिस्टिक्स तो होते हैं, यानी कि आपके देश के कोने कोने को कनेक्ट कर सकें आपस में और फिर उनको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दे सकें, इसी को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा चल रहा है। चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखो, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा एरिया है जहां वैसे तो हम अच्छा कर रहे हैं ग्लोबली, आप देखो, लेकिन फिर भी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं। तो अगर हम G20 नेशंस की बात करें, ग्रुप ऑफ 20, भारत अकेला ऐसा G20 नेशन है जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग का जो लेवल है ना, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर हमें टेम्परेचर्स को रखना है। सिर्फ भारत इसके टुवर्ड्स उसी लाइन पे, उसी पेस पे काम कर पा रहा है, बाकी सब अभी G20 नेशन कोई भी नहीं कर रहा। मई 31, 2024 का अगर हम डेटा देखें तो हमारा जो नॉन फॉसिल सोर्सेज का शेयर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो नॉन फॉसिल सोर्सेज का शेयर है, नॉन फॉसिल यानी रीन्यूएबल, हवा, धूप एट्सेट्रा, पूरी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर जिससे हम बिजली बना रहे हैं उसके अंदर नॉन फॉसिल फ्यूल यानी रीन्यूएबल का सोर्स 45.4% पहुंच चुका है, वेरी क्लोज टू 50। यानी कि टोटल जितनी भी बिजली बन रही है, अगर हम 100% बिजली आज भारत में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें 45.4% बिजली कहाँ से आ रही है, रीन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आ रही है, विच इज़ कमेंडेबल। और हमने हमारे इमिशंस की जो इंटेंसिटी होती है, जिस रेट से हमारी GDP बढ़ रही है उसी रेट से एमिशंस भी यूजुअली बढ़ते हैं। ठीक है, जब आप ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाते हो, ज़्यादा ग्रोथ करते हो तो आपके एमिशंस बढ़ने की टेंडेंसी होती है, लेकिन हमने इसको 33% पे रोका हुआ है। यानी कि 2005 से 2019 तक, 2005 से 2019 तक जिस रेट से हमारी GDP ग्रो की है उस रेट से हमने एमिशंस को बढ़ने नहीं दिया, उसके 33% से ही हमारे एमिशंस बढ़े हैं, राइट। सो वी आर डूइंग अ गुड जॉब इन दिस एरिया ऑल्सो। देन वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन ग्रीन बॉन्ड्स। हमने 16,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स अर्ली 2023 के अंदर और 20,000 करोड़ के लेट 2023 के अंदर इशू किए हैं। ग्रीन बॉन्ड्स यानी जो पैसा आएगा वो ग्रीन इनिशिएटिव्स में लगाया जाएगा। सो इंडिया इज वर्किंग वेरी मच इनटू क्लाइमेट चेंज एरियाज। फिर हम सोशल सेक्टर की बात करते हैं। देखिए, सोशल सेक्टर यानी कि अब वो आपका हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हम चाह रहे हैं कि जो भी पैसा वहाँ खर्चो उससे इम्पैक्ट बहुत आना चाहिए। वरना यूजुअली क्या होता है, आप फंड तो रिलीज़ कर रहे हो पर नीचे तक इम्पैक्ट नहीं पहुँच पाता। सो अब चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। इम्पैक्ट कैसे इंश्योर किया जाएगा, चीज़ों को डिजिटलाइज करके, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, सब चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि फंड कहाँ जा रहा है उसका एक पूरा प्रोसेस बना रखा है। मदद लास्ट माइल तक पहुँचे और उसकी एंट्री हो कि वाकई पहुँच गई, नहीं होगी। डिजिटलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, रेड टेपिज्म कम हो जाता है। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, कि आप बार बार कोशिश कर रहे हो एक बदलाव आ जाए या एक बेनिफिट हो जाए पर नहीं पहुँच पा रहा है इंसान तक, है ना। फाइलों के नीचे दबी हुई हैं सारे प्रोसेस। तो आप डिजिटलाइज करने से चीज़ें फास्ट होंगी। हर रुपया जो स्पेंड किया जा रहा है, चांसेस बढ़ेंगे कि उसका बेनिफिट लोगों तक पहुँचे। मेंटल हेल्थ के ऊपर इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने ध्यान दिया है कि चैलेंज ऑफ एंश्योरिंग मेंटल हेल्थ इज इंट्रिंसिकली एंड इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। मेंटल हेल्थ ना सिर्फ एक इंसान के लिए पर एज अ इकोनॉमी हमारे लिए भी बहुत खतरनाक है, और मेंटल हेल्थ पे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने डेटा गैदर किया है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। देन हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एनरोलमेंट जो है वो बढ़ा है, पर्टिकुलरली SC, ST, OBC अंडर प्रिविलेज सेक्शन से एनरोलमेंट बढ़ा है, एंड फीमेल एनरोलमेंट सभी सेक्शन से बढ़ा है, राइट। 31.6% इंक्रीज फिस्कल ईयर 15 से 24 तक अगर हम देखें तो फीमेल एनरोलमेंट और ये सेक्शन के अंदर कितना इंक्रीज देखा गया, 31.6% का इंक्रीज दर्ज किया गया है। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी इंडिया तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। 1 लाख पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं फिस्कल ईयर 24 में। हालांकि हम अभी भी ग्लोबली बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है। एंड पहले हमने फिस्कल ईयर 20 में 25,000 से भी कम पेटेंट्स रजिस्टर करवाए थे, अब हमारे 1 लाख क्रॉस हो रहे हैं। सो वी आर मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस, तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी उतने आगे नहीं पहुंचे पर ग्रोथ हमने अच्छी ले ली है। ठीक है जी। फाइनल स्लाइड बोलती है
कि ठीक है, ये तो आपने बता दिया, मैंने सिर्फ हाइलाइट्स डिस्कस किए, ध्यान दीजिएगा ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो बच्चे आंसर राइटिंग करेंगे वो पीआईबी से पढ़ लेंगे, बाकी मोटे मोटे सारे पॉइंट्स जो भी मेजर पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब ये लास्ट पार्ट बोलता है कि चैलेंजेस क्या हैं, कि भाई इकोनॉमिक सर्वे अभी पिछले साल के मुकाबले अब आगे आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी को क्या चैलेंजेस झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज आएगा जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो जियोपॉलिटिक्स है, अलग अलग देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स हो रही है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहीं पे तनाव चल रहे हैं। तो जब लास्ट इकोनॉमिक सर्वे जो कि मतलब इस इकोनॉमिक सर्वे में भी क्या चैलेंजेस है और फ्यूचर में भी क्या आ सकते हैं। तो जनवरी 2023 में जब इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया गया था, उसके बाद जो करंट सर्वे है इनमें जियोपॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ गई फॉर एग्जांपल, राइट। सो 2023 के इकोनॉमिक सर्वे और 2024 के इकोनॉमिक सर्वे में सबसे बड़ा एक चेंज जो चैलेंज देखा गया वो जियोपॉलिटिक्स थी, और इसीलिए आपके आंकड़े सफ़र करते हैं ना। मान लीजिए अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेम बना रहे तो हमारी ग्रोथ और अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर बाहर कोई चैलेंज आ जाएगा तो हमारी ग्रोथ पे भी कहीं ना कहीं असर दिखेगा, इसलिए चैलेंजेस डिस्कस करना ज़रूरी है, राइट। मान लीजिए आप बोलें कि अच्छा पिछले साल मैंने मेहनत की थी तो मेरे फॉर एग्जाम्पल 70% बन गए थे, अगर सब कुछ सेम रहता मैं इस बार भी मेहनत करती मैं 80% बना लेती, लेकिन इस बार सब सेम था ही नहीं, घर में कोई क्लैश हो गया, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक चैलेंज आ गया, पिताजी की या भाई की या बहन की या मम्मी की सर्विस पे कोई दिक्कत आ गई, कोई बहुत बीमार पड़ गया, तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना, तो आपकी परफॉर्मेंस सेम रेट से ग्रो कर सकती है क्या? नहीं ना। इसलिए चैलेंजेस डिस्कस किए जाते हैं कि पिछले इकोनॉमिक सर्वे के मुकाबले इस बार के सर्वे में क्या क्या चैलेंजेस है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग वॉज अ मेजर चैलेंज, राइट। एंड थर्डली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और उसका वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी एक चैलेंज है जिसके बारे में बातचीत की गई है इस इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है जी, तो मैंने पूरी कोशिश की है कम से कम टाइम में सिंपल से सिंपल भाषा में आपको इकोनॉमिक सर्वे के सारे हाइलाइट्स दे सकूं। और अब हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको आइडिया दे देंगे कि क्वेश्चन बनेंगे किस तरह से। रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कीजिएगा। When did the economic survey first come into existence? सबसे पहली बार इकोनॉमिक सर्वे कब किया गया था? याद करिए, पढ़ा अभी हमने, राइट। मीनवाइल मैं बता देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता, आप परचम ऐप पे जाके करंट अफेयर के काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शंस हैं, जनरल अवेयरनेस के कोर्सेज भी हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ इस सेशन में आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आई एम हैप्पीली वेलकमिंग यू टू परचम। अगर आप नए हो तो आकर के डेली करंट अफेयर सेशंस होते हैं, वीकली, मंथली, 6 मंथली सेशंस होते हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिए, करंट अफेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और जनरल अवेयरनेस भी ज्वाइन कीजिए। सो इन दो एरियाज़ के अंदर परचम का फ्लैगशिप है, यानी हम इन दो एरियाज़ में पर्टिकुलरली डील करते हैं। चलिए, सो आंसर क्या होगा? 1950, 1951. Okay, next question. And the question is, what is the projected real GDP growth for fiscal year 25 according to economic survey 2023-24? अब ध्यान दीजिएगा, हमने RBI, ADB, IMF के हिसाब से नहीं पूछा, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से प्रोजेक्टेड रियल GDP ग्रोथ 2000 फिस्कल ईयर 2025 के अंदर कितनी होनी है, देख करके बताइए क्या प्रोजेक्शन था। 6.5 to 7%, आरबीआई ने 7.2% प्रोजेक्ट की है, एडीबी और आईएमएफ ने 7% प्रोजेक्ट की है, और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 6.5 to 7% प्रोजेक्शन आया है। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर, फॉर फिस्कल ईयर 26? 24 की तो अभी बताई गई, 25 का प्रोजेक्शन आया, 26 का प्रोजेक्शन आया, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर। एज प्रोजेक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने क्या प्रोजेक्ट किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुमानित वित्त वर्ष 2026 के लिए अपेक्षित मुद्रास्फीति दर क्या होगी? सो अभी वाली थी 5.4% इफ यू रिमेंबर, ठीक है। ये फिस्कल ईयर 24 की हम बात कर रहे हैं। फिस्कल ईयर 25 के लिए प्रोजेक्शन आया था 4.5% और फिस्कल ईयर 26 के लिए 4.1%। सो ए विल बी द राइट आंसर। इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, आइडिया लग रहा है क्वेश्चन कैसे बनेगा। हाउ मच अमाउंट डिड इंडिया रिसीव इन रेमिटेंस इन 2023? 2023 में जो प्रेषक यानी रेमिटेंस, दूसरे देशों में जाके हम कमा रहे हैं और फिर अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, इससे हमने कितने पैसे रेमिटेंस से रिसीव किए 2023 के अंदर? आंसर क्या होगा? 120 बिलियन US डॉलर। सी विल बी द राइट आंसर। What was the distribution of tax collection in fiscal year 24 according to economic survey? हमने पूरा जो टैक्स कलेक्ट किया सरकार ने, उसमें से कितना प्रतिशत डायरेक्ट और कितना प्रतिशत इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट किया गया है, याद कीजिए।
55% हमने डायरेक्ट टैक्सेस से और 45% हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट किया था। सो बी विल बी द राइट आंसर। आंसर कर पा रहे? हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो बिकॉज डेटा बेस्ड है। मैं पढ़ाने से पहले पढ़ती हूँ तो मेरे को रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है। आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप एक और बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, अच्छा रिटेन हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, ये मत सोचना अरे मैम को तो सब याद है, हमें याद नहीं आ रहा, बिकॉज मैम आपको पढ़ाने से पहले बहुत डीप में पढ़ती है। तो जब खुद के लिए पढ़ते हैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ाने के लिए जब हम पढ़ते हैं तो बहुत डीप में पढ़ते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है ना, अपने किसी फ्रेंड को पढ़ा दिया करो, एक टॉपिक पढ़ो और उसको पढ़ा दो तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी केम फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 31 मई 2024? 31 मई 2024 तक इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी हमने इंस्टॉल की है कि बिजली बनाई जाएगी यहाँ से, उसका कितना प्रतिशत नॉन फॉसिल सोर्सेज यानी रीन्यूएबल सोर्सेज से आ रहा है? मैंने एम्फेसाइज करवाया था, ध्यान दीजिए। 50 के पास पहुंचने वाले मैंने कहा था। 45.4% इज द राइट आंसर। देन व्हाट वाज द फूड इन्फ्लेशन रेट इन फिस्कल ईयर 24? फूड इन्फ्लेशन, खाने की चीज़ों से रिलेटेड इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन की बात नहीं की जा रही है। फूड इन्फ्लेशन कितना था फिस्कल ईयर 24 में? 7.5%। सी विल बी द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन है जो मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे की तरह दे करके जा रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर इंडिया बाय IMF एंड ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फिस्कल ईयर 25 के लिए क्या प्रोजेक्शन किया है कि हमारा जो GDP होगा किस रेट से ग्रो करेगा? ठीक है, इन चारों में से आंसर कीजिएगा। आई रियली होप सेशन समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखिएगा। आंसर तो लिखना ही लिखना है। अब हम कल मिलेंगे हमारे डेली CS सेशन में बहुत ही जल्दी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।